हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। बच्चों, हम क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस कर रहे थे और हम ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि आज हमें 5th लेक्चर में क्या कवर करना है। लेकिन उससे पहले आपका काम है कि अगर आपने वो 4 लेक्चर अच्छे से कवर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाइए और उन 4 लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो 5th लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 4th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। समझ आई बात? तभी पता चलेगा कि 5th लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पर 4th लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। क्या है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। समझ आई बात? पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट उतना ही कम। ये हमने लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ में डिस्कस किया था। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिला था बच्चों कि V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू आर। अब ये आर क्या था? हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट पुट किया था जिसका नाम था रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को फिर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करे। क्या पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में? ये देखिए यहां पर आर आया था। आर मींस रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which oppose the flow of current is called resistance। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बच्चों? हमें बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। कौन से? वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस कम होता है। तो बच्चों 5th लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए। हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, यही है आज का हमारा टॉपिक कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट करता है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। देखिए जो कंडक्टर की लेंथ होती है वो भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है। समझ आई बात? अब समझते हैं कि कैसे अफेक्ट करती है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपका टारगेट है कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रुकावट आएगी आपके रास्ते में, समझ आई बात? रुकावट आएगी, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ले आओगे। लेकिन अगर आपका टारगेट हो, आप 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट है 10th में भी अच्छे मार्क्स लाना और 12th में भी अच्छे मार्क्स लाना, समझ आई बात? तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रुकावटें भी ज्यादा आएगी आपके रास्ते में। 10th में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 11th में, फिर 12th में। तो आपका टारगेट जितना ज्यादा बड़ा होता रहेगा, रुकावटें उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहेगी आपके रास्ते में। अब अगर आपका टारगेट है नीट या फिर जेईई मेंस वगैरह निकालना, तो टारगेट बढ़ रहा है और रुकावटें भी आपके रास्ते की बढ़ती रहेगी। तो रेजिस्टेंस भी कुछ ऐसा ही है। क्या है कि लेंथ, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। समझ आए ना बात? मतलब करंट को जितना लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, रुकावट भी उतनी ही ज्यादा आएगी उसके सामने। अगर 1 मीटर की वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर रुकावट कम होगी। 10 मीटर की वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो 1 मीटर के कंपैरिजन में 10 मीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो समझ आई बात? क्या समझ आता है कि रास्ता जितना ज्यादा लंबा होगा, रुकावट उतने ही ज्यादा आएगी। तो लेंथ का क्या रिलेशन बनता है रेजिस्टेंस से? ये देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का उतना ही ज्यादा होगा। समझ आई बात? क्या रिलेशन बनता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, अब मैंने 2 वायर ली, 2 कंडक्टर लिए, एक की लेंथ है L1 बच्चों और दूसरे की लेंथ है L2। समझ आई बात? एक की लेंथ कितनी ली है मैंने? ये देखिए यहाँ पर L1 ली है और एक की लेंथ ली है मैंने L2। और आप ये डिफरेंस अच्छे से मेजर कर पा रहे होंगे कि L2 ज्यादा है L1 से। लेंथ ऑफ कंडक्टर सेकंड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ कंडक्टर 1। समझ आई ना बात? मतलब L2 ज्यादा है L1 से, L2 ज्यादा है बच्चों L1 से। तो आप मुझे बताइए कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो सेकंड कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो सेकंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, मतलब R2 ग्रेटर देन R1। समझ आई बात? पहला फैक्टर क्या है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? लेंथ, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। समझ आई बात?
तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन बन रहा है कि लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। समझ आई बच्चों बात? चलो दूसरा फैक्टर्स देखते हैं। दूसरा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। मतलब कंडक्टर की चौड़ाई, कितना चौड़ा है कंडक्टर, उस चीज से भी फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पर। देख लेते हैं अभी। अब एक बात बताइए, मैंने 10 रनर सेलेक्ट किए और उन्हें दौड़ने के लिए बोला। जो रास्ता जितना ज्यादा चौड़ा होगा बच्चों, तो बच्चों रास्ता जितना ज्यादा चौड़ा होगा वो उतने ही आसानी से दौड़ लेंगे, और रास्ता जितना कम चौड़ा होगा उन्हें उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी दौड़ने में। समझ आई ना बात? रोड जितना ज्यादा चौड़ा होता है तो ट्रैफिक उतना ही आसानी से निकल जाता है ना, मतलब रुकावट उतनी ही कम आती है, रेजिस्टेंस कम आता है। और अगर रोड छोटा हो, कम चौड़ा हो, ज्यादा चौड़ा नहीं हो, तो रुकावटें ज्यादा आएगी। तो क्या समझ आया कि अगर रोड चौड़ा होगा तो रुकावट कम आएगी। ठीक उसी तरह कंडक्टर के केस में कि कंडक्टर की चौड़ाई या फिर मोटाई जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन बन रहा है बच्चों कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। समझ आई बच्चों बात? तो क्या रिलेशन बनेगा कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ही कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। तो यहां पर लेते हैं दो कंडक्टर लिए हैं बच्चों हमने। समझ आई बात? एक ये है कंडक्टर और एक ये, ठीक है। पहले वाले कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है बच्चों A1, और दूसरे वाले कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। और हम ये इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख रहे हैं कि A2 ज्यादा है A1 से, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूसरे कंडक्टर का ज्यादा है पहले कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि A2 ग्रेटर देन A1। समझ आई बात? अब एरिया पे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, मतलब जिसका एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। तो एरिया सेकंड कंडक्टर का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस सेकंड कंडक्टर का कम होगा, मतलब R2 कम होगा R1। इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका कम एरिया वाले का ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। समझ आई बात? तो आई होप कि दोनों के दोनों फैक्टर्स आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तीसरा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को बच्चों अफेक्ट करता है। अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। कैसे? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे तो कोलिजन्स होगा वहां पर। समझ आई बात? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ प्योर मेटल के केस में होता है। क्या? जब हम प्योर मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। समझ आई बात? लेकिन अलॉय के केस में, अलॉय मतलब टेम्परेचर ज्यादा कोई खास अफेक्ट नहीं करता है अलॉयज को। समझ आई बात? तो टेम्परेचर प्योर मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है टेम्परेचर पर। लेकिन प्योर मेटल्स के लिए अलॉयज का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं आता। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि तीनों के तीनों फैक्टर्स आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चौथा फैक्टर हमारे सामने आता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपने मटेरियल कैसा लिया है, किस नेचर का मटेरियल लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर लिया और आपने नाइक्रोम लिया। समझ आई बात? तो कॉपर क्या है? एक मेटल है और नाइक्रोम एक अलॉय है, और अलॉय का रेजिस्टेंस मेटल से ज्यादा होता है। समझ आई बात? तो आप नाइक्रोम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना भी बढ़ा लो और लेंथ उसकी कितनी भी कम कर लो ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए, लेकिन भाई तब भी कॉपर से ज्यादा ही रहेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि जो नाइक्रोम का नेचर है वो यही है कि उसके अंदर रुकावट ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लास्टिक ले रहे हो और प्लास्टिक की आपने लेंथ बहुत कम कर दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उसके नेचर नहीं है करंट को फ्लो करने देने का। समझ आएगा? प्लास्टिक का नेचर नहीं है, प्लास्टिक इंसुलेटर है बच्चों। तो नेचर पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, कि आपने जो मटेरियल लिया है उसका नेचर कैसा है। समझ आई बात? उसका रेजिस्टेंस कम है या उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो फैक्टर्स तो आप बाद में डिसाइड करोगे ना कि उसके फैक्टर्स क्या लेने हैं। पहले तो आप नेचर देखोगे कि यार ये रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है या बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों? तो आई होप कि 4 के 4 फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हो। ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास दो रिलेशन आए, रेजिस्टेंस की लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन
सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पर एक कांस्टेंट पुट कर दिया बच्चों। क्या पुट किया मैंने यहां पर? एक कांस्टेंट पुट कर दिया। क्यों? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये रहो, इसे नाम देते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है बच्चों रहो, RHO। समझ आई बात? और इसका ये है क्या? ये है बच्चों रेजिस्टिविटी। हमने यहां पर एक रहो कांस्टेंट पुट किया है जो कि क्या है? रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है कि रेजिस्टिविटी क्या है। देखिए रेजिस्टिविटी, अगर मैं रहो का यहां से फॉर्मूला बनाता हूं तो रहो का फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे RA डिवाइडेड बाय L, मतलब रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये मेरे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है? देखिए प्रैक्टिकली समझिए आप, रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों जुड़े हुए वर्ड लग रहे हैं ना, तो बच्चों ये जुड़े हुए ही होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, ये अब हम देखते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, लेकिन एक स्पेशल रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उस रेजिस्टेंस को जो कभी चेंज ना हो, समझ आई बात, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। अब आपने बोला कि समझ नहीं आई। देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस हमने बोला है कि हमने एक कॉपर की वायर ली, 10 मीटर की वायर ली, उसका रेजिस्टेंस निकाला, कुछ और आएगा। 20 मीटर की वायर ली, उसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। 30 मीटर की वायर ली, उसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। मतलब लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते रहो आप उसका, तो भी रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? देखिए रेजिस्टिविटी है कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीजिए कॉपर का। आप कॉपर की एक रोड लीजिए जिसकी लेंथ हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर। फिर उस केस में आप उसका रेजिस्टेंस निकालिए, जो उसका रेजिस्टेंस आएगा उस केस में वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। समझ आई ना बात? एक एग्जांपल से समझे इस चीज को। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, और ये भी जानते हैं कि हमें रेजिस्टिविटी पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है। आप बनाना लेने के लिए गए, ठीक है, क्या लेने गए आप? बनाना लेने के लिए गए, और आपको आपने रेट पता किया, प्राइस पता किया, तो आपको बताया कि क्या बताया कि 30 रुपए 30 रुपीज पर डजन, 30 रुपीज पर डजन। तो हो सकता है आप 10 डजन लो, या फिर 6 डजन लो, या फिर 7 डजन लो। समझ आई बात? लेकिन उसने आपको जो रेट बताया है वो पर डजन का बता दिया आपको। समझ आई ना बात? हालांकि जो आप टोटल अमाउंट उसे पे करोगे वो वेरिएबल हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। आप 5 डजन लोगे तो 35 से कितने हो जाएंगे? 150, तो आपको 150 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप 6 डजन लोगे तो 180 रुपीज, और अगर आप 7 डजन लोगे तो 210। मतलब जो अमाउंट आप पे करोगे वो वेरी कर सकता है, वो अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन पर डजन का जो प्राइस है, जो अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहेगा 30 रुपीज पर डजन। तो इससे आपको फायदा हुआ है ना, उसने आपको एक ऐसा अमाउंट बताया है जो कांस्टेंट रहेगा। आप 10 डजन लोगे तो भी वही अमाउंट रहेगा पर डजन का, 15 डजन लोगे तो भी, 20 डजन लोगे तो भी आप 1 डजन के अमाउंट से कैलकुलेट कर लोगे, निकाल लोगे। तो हम क्या करते हैं, अब हम शॉप पर गए क्या लेने? कॉपर की वायर लेने गए। हमने वहां पर पूछा रेजिस्टेंस कितना है उसका, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार वो 10 मीटर कॉपर का रेजिस्टेंस बताए, या फिर 15 मीटर कॉपर का रेजिस्टेंस बताए, या फिर 20 मीटर कॉपर का, या फिर 40 मीटर कॉपर का। समझ आ रही है ना बात? या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 10 मीटर स्क्वायर का बताए, या फिर 20 मीटर स्क्वायर की रोड का, या फिर 30 मीटर स्क्वायर वाली वायर का या फिर रोड का रेजिस्टेंस बताए। समझ आई ना बात? तो वो क्या करेगा, वो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली वायर का आपको रेजिस्टेंस बता देगा, ताकि अगर आपको 10 मीटर लेना हो तो आप उसी से कैलकुलेट कर लो कि कितना रेजिस्टेंस आएगा। 20 मीटर लेना हो आप उसी से कैलकुलेट कर लो कि कितना रेजिस्टेंस बनेगा। तो वो जो आपको बताएगा 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टिविटी होता है। स्पेशल रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं।
रेजिस्टेंस को, स्पेशल रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी। वो स्पेशल रेजिस्टेंस क्या है कि जब लेंथ 1 मीटर ले ले और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले ले तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होता है। समझ आई बात? तो देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए मैथमेटिकली हमने प्रैक्टिकली समझ लिया है कि रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं न्यूमेरिकली, ये देख लेते हैं। देखिए द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section area। समझ आई बात? मतलब एक रोड का रेजिस्टेंस ही है ये, लेकिन किस रोड का? जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस रोड का जो रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा उस रोड की। समझ आई बात? तो देखिए रहो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA डिवाइडेड बाई L। तो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेता हूं, लेंथ 1 मीटर लेता हूं, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाता है इस केस में। तो बच्चों रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या बनेगी? यहां पर देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया की है मीटर स्क्वायर और लेंथ की है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या? ओम मीटर। तो यही होती है बच्चों रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने अब तक जो भी चीज डिस्कस की है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो रिलेशन बना था फैक्टर्स अफेक्टिंग में, क्या किया कि R लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है और R एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। तो हमने दोनों को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला बनाया था R इक्वल टू rho L अपॉन A। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट पुट किया था जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो हमारे सामने एक नई टर्म है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी को पढ़ा हमने कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है। तो आई होप बच्चों की आप सबको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।